जी हम अब आगे चलते हैं। ओके, आप लोग जो है ना मुश्किल ना समझे, ये बहुत इजी चीजें हैं, बस एक बार गौर से इनको आपने देखना है, पढ़ना है इनको, आसान हो जाएंगी। ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस जो है, जैसे आप इंटीग्रेशन करते हैं, ये वही है। इस पे मैं इतनी नहीं डिस्कशन करना चाह रहा, आगे चलते हैं। जो मैं चाह रहा हूँ वो आगे है, अगला टॉपिक। ये सबको पता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, और कैलकुलस की ये चीजें हैं। ये आ गया जी डार्बॉक्स इंटीग्रल। इसको देखते हैं। ये 7.4 सेक्शन है। थोड़ा सा बस इसमें डिफरेंस, इतना डिफरेंस नहीं है। अभी सारा जो है ना, सारी कंफ्यूजन आपकी खत्म हो जाएगी डार्बॉक्स इंटीग्रल में। हमने जब डिफाइन करना है इसको, ध्यान से आपने सारा प्रोसेस देखना है। अभी वो स्टूडेंट्स भी, उनका भी क्लियर हो जाएगा जो मेरे से बार बार पूछ रहे थे ये टैग्स का क्या चक्कर है। तो इन टैग्स का चक्कर भी मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले हमने इस चैप्टर का आगाज किया था किसी क्लोज्ड इंटरवल से, ए बी से। और इस ए बी की हमने कोई पार्टीशन पी बना ली थी। एक्स नॉट जिसको हमने ए कहा था, फिर एक्स नॉट के बाद एक्स वन आ गया, फिर एक्स टू आ गया, और चलते चलते एक्स एन माइनस वन आ गया, और एक्स एन आ गया जिसको हमने बी कहा था। ठीक है। उसके बाद एक फंक्शन हमने लिया ए बी से सेट ऑफ रियल नंबर्स तक, और हमने बताया कि ये रीमान इंटीग्रेबल है या जो भी है। उसमें कुछ हमने थ्योरम्स भी देखे, दो फंक्शंस भी लिए, और डिफरेंट बातें हैं। ठीक है। अब हम करना क्या चाह रहे हैं, हम डार्बॉक्स सम जो है ना, उनको डिफाइन करना चाह रहे हैं। डार्बॉक्स, क्या स्पेलिंग है इसके? BOUX, डार्बॉक्स सम्स। तो डार्बॉक्स सम हम डिफाइन करेंगे। ये जो पार्टीशन और फंक्शन है ना, इसको हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है। अपनी आसानी के लिए हम जो है ना इसको पॉजिटिव एक्सिस पे ले लेते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार इसको यहाँ पे लिया जाए। ए को हमने एक्स नॉट कह लिया, एक्स वन आ गया, एक्स टू आ गया, और चलते चलते एक्स एन माइनस वन आ गया, और ये एक्स एन आ गया। ये सारा प्रोसेस आपके सामने इसलिए कर रहा हूँ कि इनको स्टेप वाइज करते हैं। ये बुक यहाँ तो बना हुआ है ना, लेकिन बनाने का यहाँ पे मकसद है कि स्टेप वाइज सारे काम होते हैं, कोई शॉर्टकट नहीं होता। ये हमारे पास एक फंक्शन आ गया एफ ऑफ एक्स, एफ आ गया। ठीक है। तो इस फंक्शन के हमने, अब यहाँ पे जो है ना सबसे पहले नंबर पे हम देखते हैं लोअर सम्स के हैं। तो ये जो इंटरवल है इसके एंड पॉइंट्स हम यहाँ पे जो है ना ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे ये एक्स वन है तो ये इसका इंटरवल का एंड पॉइंट है। फिर एक्स टू, ये एंड पॉइंट है। अपनी जो है ना अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक्स थ्री को भी हम यहाँ पे ले जाते हैं, ये एक्स फोर, ताकि आपको ज्यादा बेहतर समझ आ जाए। और ये एक्स एन माइनस वन आ गया, और ये लास्ट पे एक्स एन आ गया। हमारा कंसर्न ए से बी तक है, बाहर वाली कर्व्स को आप थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। अब आपने टैग्स किस तरीके से सिलेक्ट करने, अब टैग को सिलेक्ट करने का क्राइटेरिया, पहले आप आजाद थे, अब आपकी आजादी थोड़ी सी खत्म हो गई है।
वो इस तरह से कि आपने अगर लोअर डारबॉक्स सम डिफाइन करना है तो उसके लिए क्या करना है, ए से बी तक जो कर्व है, इस कर्व पे जो सबसे लोअर पॉइंट है वो ये वाला है, ठीक है। इस पॉइंट को वाई एक्सिस पे हम स्मॉल m1 कह लेते हैं। बात समझ आ रही है ना? तो इसका कोरस्पॉन्डिंग टैग जो होगा ना वो ए ही होगा, जो नजर आ रहा है हमें। अब आप पहले इंटरवल से बाहर निकल जाएं, दूसरे इंटरवल में आ जाए। दूसरे इंटरवल में जो सबसे लोअर पॉइंट है वो कहाँ पे है? यहाँ पे है। इसके कोरस्पॉन्डिंग वाई एक्सिस पे जो नंबर होगा ना वो m2 होगा, स्मॉल m2, ठीक है। इसी तरह जो तीसरा इंटरवल है, तीसरे इंटरवल में जो कर्व है, कर्व पे सबसे निचला पॉइंट कौन सा है? ये वाला। इसको आप सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आप चौथे नेक्स्ट इंटरवल में चले जाएं, इसमें जो सबसे नीचे पॉइंट है वो कौन सा है? ये मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, यहाँ पे। तो ये हमने सिलेक्ट कर लिया। इसी तरह लास्ट वाला जो इंटरवल है, यहाँ पे सबसे निचला पॉइंट आप मान लें कि ये वाला है। तो ये हमने सिलेक्ट कर लिया। अब आप क्या करें कि ये जो पॉइंट्स है ना, इसको बिल्कुल यहाँ पे आप रिक्टेंगल बना लें। ये रिक्टेंगल नजर आ रही है, ये ये रिक्टेंगल बन गई। उसके बाद जो ये नेक्स्ट पॉइंट है ना, इसकी एक रिक्टेंगल बना लें। ये रिक्टेंगल बन गई। और जो ये नेक्स्ट पॉइंट है, ये वाला, ये एक रिक्टेंगल बन गई, ये। और जो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ से, ये नेक्स्ट रिक्टेंगल बन गई, ठीक है। उसके बाद लास्ट में ये पॉइंट है, यहाँ से ये रिक्टेंगल बन जाएगी, ये वाली। अब आपको कुछ कुछ एरिया ऐसा नजर आ रहा है जो जैसे ये वाइट वाइट एरिया है, ये आ गया, ये आ गया। असल में ये असली इंटीग्रेशन का हिस्सा है। लेकिन क्योंकि आप डार्क बॉक्स, लोअर डार्क बॉक्स सम डिफाइन कर रहे हैं, तो लोअर डार्क बॉक्स सम में जो पोर्शन आपको व्हाइट नजर आ रहा है कर्व के अंडर है, लेकिन उस रिक्टेंगल में नहीं आया, वो असल में एरर होता है, जो छूट जाता है, मिसिंग हो जाता है ना, जो मिसिंग पोर्शन है, मिसिंग पोर्शन अंडर द कर्व, असल में वो एरर होता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि वो कर्व से ज्यादा भी हो जाता है, वो मैं आपको अपर सम में बताऊंगा। अब आप ये देखें, पहले इंटरवल में जो हाइट है वो क्या है? m1। और जो बेस है वो कितनी है? x1 माइनस x0। फिर प्लस किया, दूसरे इंटरवल में हाइट कितनी है? ये जो दूसरी रिक्टेंगल है, m2, स्मॉल m2। और जो इसकी बेस है वो क्या है? x2 माइनस x1। और ये इस तरह से चलता गया, लास्ट पे चले जाए, जो इसकी हाइट है वो क्या है? m n है ना, m n। और जो इसकी बेस है वो कितनी है? b माइनस xn माइनस 1। b को आप xn भी कह सकते हैं ना। तो इस तरह से आपने क्या किया कि अच्छा, ये वाली चीज है ना, इसको पहले इंटरवल की लेंथ कहते हैं ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, m1 डेल्टा फर्स्ट इंटरवल, ठीक है। ये एक ऑपरेटर होता है x1 पे। और ये ऑपरेटर आपने न्यूमेरिकल एनालिसिस में पढ़ा था कि ये जो अगर x1 पे है ना, तो ये होगा x1 माइनस x0। अगर ये x2 पे है तो ये क्या होगा? x2 माइनस x1। मतलब उस पॉइंट में से प्रीवियस पॉइंट माइनस कर देते हैं। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर प्लस किया m2 डेल्टा x2, फिर चलते गए mn डेल्टा ऑफ xn। इसको हम सम में भी लिख सकते हैं, समेशन i गोज फ्रॉम 1 to n mi डेल्टा xi, ठीक है। तो ये जो है ना, ये लोअर डार्बोक सम है। इसकी नोटेशन जो है ना, इसको लोअर सम भी कह सकते हैं, लोअर डार्बोक सम भी कह सकते हैं। तो एल एफ पी इसको हम डिनोट करते हैं, एल एफ और पी। अब यहाँ पे आपने टैग्स यूज नहीं किए, आपने सेलेक्ट की है वो वैल्यूज जो बिल्कुल मिनिमम वैल्यूज थी। इसी तरह अगर एक स्टूडेंट मैक्सिमम वैल्यूज को सिलेक्ट करता है, जैसे यहाँ से अगर हम पहले इंटरवल में, अब आपने देखना मैंने मैक्सिमम वैल्यू सिलेक्ट करनी है,
तो मैक्सिमम वैल्यू मुझे ये टॉप पे नजर आ रही है, तो इस टॉप पे जो वैल्यू नजर आ रही है यहाँ से मैं पहली रेक्टेंगल बना लूंगा ये। अब एरिया अंडर दी कर्व तो चले मान लिया ये है। अब कोई थोड़ा सा एरिया आपको नजर आ रहा है, वो कहाँ पे है, ये थोड़ा सा ये जो आउटसाइड पे आ गया ये वाला अंदर वाला, तो ये भी एरर होता है। ठीक है, ज्यादा आ जाना या कम आ जाना ये दोनों ही एरर्स में आते हैं। उसके बाद दूसरे इंटरवल में आपको मैक्सिमम जो पॉइंट नजर आ रहा है, इसका कलर मैं ग्रीन कर देता हूँ, वो यहाँ पे नजर आ रहा है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग ये नेक्स्ट हमने रिक्टेंगल बना ली है। अच्छा, जो पहला पॉइंट था ना, इस पहले पॉइंट को हमने क्या लिया, कैपिटल M1, और जो दूसरा पॉइंट है उसको हमने कैपिटल M2 कह लिया। इसी तरह तीसरे इंटरवल में ये आपके पास आ गया सारा, ये सारा। ठीक है, चौथे इंटरवल में आपके पास ये आ गया ये सारा, और लास्ट वाले इंटरवल में जो मैक्सिमम हाइट है वो ये है, तो ये रेक्टेंगल आ गई, ये सारा एरिया। तो इन रेक्टेंगल्स के अंदर जो भी एरिया होगा वो उसको हम अपर सम बोलेंगे, UFP से डिनोट करेंगे, और ये आएगा समेशन आई गोस फ्रॉम 1 to n। अब कैपिटल M आईज आप यूज कर रहे हैं, डेल्टा एक्स आई। अगर आप गौर करें तो जो लोअर वैल्यू होती है फंक्शन की वो इनफिमम होता है। मतलब इनफिमम आपने कैलकुलेट किया किसका, फंक्शन का, कहाँ पे, इनफिमम ऑफ फंक्शन इन ईच सब इंटरवल। तो इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं ना कि आपने इनफिमम कैलकुलेट किया फंक्शन का, फंक्शन में जो एक्स था वो कहाँ से आ रहा था, हर सब इंटरवल में से। इसी तरह जो कैपिटल एम है ये सुप्रीमम आपने कैलकुलेट किया फंक्शन का, और जो हर एक्स आ रहा था वो हर सब इंटरवल में से आ रहा। तो ये देखें, ये लोअर सम, ये जो ब्लैक ब्लैक लाइंस आपको नजर आ रही हैं, और ये अपर सम। तो ये कर्व से थोड़ा सा जो बाहर आपको ये नजर आ रहा है ना, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ये जो रेड रेड मैंने किया हुआ है ये भी एरर है, और कर्व के अंदर जो ऐसा पोर्शन जिसमें कलर नहीं किया गया, ये वाला ये सारे एरर के जो है ना जमरे में आते हैं। अच्छा जी, लोअर सम आ गया, अपर सम आ गया। अगली बात ये है कि अगर कोई फंक्शन बाउंडेड होगा तो उसका लोअर सम हमेशा अपर सम से लेस होगा। ये पहली बात हो गई। लोअर सम का जो आंसर जाहिर है, जब आप इन एरियाज को कैलकुलेट करके सम कर रहे हैं तो कोई ना कोई तो नंबर आएगा ना। ठीक है, जो ये नंबर आएगा और जो ये नंबर आएगा या तो इक्वल होगा या लोअर सम का आंसर लेस होगा अपर सम से। लेकिन कंडीशन यह है कि फंक्शन यहाँ पे बाउंडेड होना चाहिए। अगली बात करते हैं। अब भी रिफाइनमेंट, किसी भी पार्टीशन की रिफाइनमेंट क्या होती है, किसी भी पार्टीशन की जो रिफाइनमेंट होती है वो पार्टीशन का सबसेट होता है। जैसे आप मान लें मेरे पास एक पार्टीशन पी है, 1 2 3 4 5 6 7। तो मैं एक पार्टीशन क्यू ले लेता हूँ, 1 2 3 6 7। तो जो पार्टीशन क्यू है वो पार्टीशन पी का एक सबसेट है। मतलब पार्टीशन पी में कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो पार्टीशन क्यू में नहीं है, तो क्यू जो है ना वो पी की रिफाइनमेंट हो जाएगी। सॉरी, ये थोड़ा सा मैंने उल्टा पढ़ दिया है। जो बड़ी पार्टीशन होगी ना उसको हम बोलेंगे रिफाइनमेंट। जैसे ये पी सबसेट है क्यू का, तो क्यू जो है ना वो पी की रिफाइनमेंट है। मतलब बड़ी पार्टीशन को हम रिफाइनमेंट बोलेंगे। अब रिफाइनमेंट, अगर आप किसी भी इंटरवल की दो पार्टीशंस बनाते हैं, जैसे पार्टीशन पी और पार्टीशन क्यू, और रिलेशन इनमें ये है कि क्यू पी से बड़ी पार्टीशन है, मतलब पी सबसेट है क्यू का। तो इस पार्टीशन पी के मुताबिक जो लोअर सम होगा वो बड़ी पार्टीशन के लोअर सम से लेस होगा। आपको नजर आ रहा है ना, जब आप पार्टीशन पी छोटी पार्टीशन यूज कर रहे हैं तो लोअर सम का आंसर भी कम आ रहा है, और जब आप बड़ी पार्टीशन यूज कर रहे हैं क्यू, तो लोअर सम का आंसर जो है ना वो ज्यादा आ रहा है, यहाँ पे ग्रेटर है। उसके बाद जो अपर सम होता है रिफाइनमेंट का वो लेस होता है छोटी पार्टीशन के, ये इसमें रिवर्स प्रोसेस है। ठीक है, लोअर सम ऑफ स्मॉलर पार्टीशन इज लेस देन द लोअर सम ऑफ greater partition, whereas the upper sum of greater partition is less than the upper sum of lower partition। ठीक है,
ये बात आपने याद रखनी है, ये भी एक बहुत जो है ना इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस आपका बन सकता है। उसके बाद एक फंक्शन अगर बाउंडेड हो, P1 P2 कोई सी दो पार्टीशन हो, अब देखें कोई पाबंदी नहीं, आप P1 एक पार्टीशन बनाए, P2 कोई दूसरी पार्टीशन बनाए, तो हमेशा ये रिलेशन होगा कि लोअर सम हमेशा अपर सम से लेस ही रहेगा, चाहे पार्टीशन यहाँ पे, चाहे आप P1 यहाँ पे दोबारा क्यों ना यूज कर ले। देखे ना, सेम पार्टीशन के लिए भी यही चीज होल्ड कर रही थी, यहाँ पे लेमा 7.4.1 में, यहाँ पे भी अगर पार्टीशन आप सेम भी रखते हैं तो लोअर सम और अपर सम में यही रिलेशन है, लेस वाला। और अगर आप पार्टीशन को चेंज भी करते हैं तो लोअर सम और अपर सम में यही रिलेशन है। ठीक है, इसी तरह लोअर और अपर इंटीग्रल की अगर हम बात करें 7.4.4, तो अब आप देखें, मैं आपको थोड़ी सी ना यहाँ पे एक बात बताता हूँ। आपके पास एक फंक्शन था ए से बी तक, ए से बी से ए बी इंटरवल से आर तक। आपने ए बी इंटरवल की कोई पार्टीशन P1 बना ली, पार्टीशन P2 बना ली, पार्टीशन P3, और आपने यहाँ पे पता नहीं कितनी पार्टीशन बना ली। ठीक है, हम इसको काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल नंबर ऑफ पार्टीशन आपने बना ली। ये काम आप कर तो नहीं सकते लेकिन इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, अब पहली पार्टीशन के कोरस्पॉन्डिंग आपने कोई लोअर सम कैलकुलेट कर लिया, L1 कह लेते हैं। दूसरी पार्टीशन के कोरस्पॉन्डिंग भी जब आप कर्व बनाएंगे और लोअर सम कैलकुलेट करेंगे, इसको हमने L2 कह लिया। P3 के कोरस्पॉन्डिंग भी हमने L3 कह लिया। सारी पार्टीशंस जितनी भी आप इस ए बी इंटरवल की बना सकते थे और उनके जितने भी लोअर सम आप कैलकुलेट कर सकते थे, लोअर सम का फार्मूला यही है, समेशन आई गोस फ्रॉम 1 to n स्मॉल एम आई डेल्टा एक्स आई। तो ये आपने कैलकुलेट किया इस पार्टीशन के लिए, यही यही नंबर आपने कैलकुलेट किया P2 के लिए, और यही नंबर आपने P3 और P4 सब के लिए ये कैलकुलेट किया। और जो आपके पास आंसर्स आ गए उनको आपने एक सेट में लिख लिया, L1 L2 L3 L4, और ये सारे आंसर्स आपने यहाँ पे लिख लिए। अब जाहिर है आप इस ए बी की पता नहीं कितनी पार्टीशंस बना सकते हैं, तो जितनी भी पार्टीशंस आपने बनाई हैं उन सारी पार्टीशंस के कोरस्पॉन्डिंग आपने लोअर सम्स कैलकुलेट किए, वो सारे हमने लिख लिए। इन सब लोअर सम्स में से जो सबसे बड़ा आंसर होगा, मतलब सुप्रीमम ऑफ ऑल द लोअर सम्स ऑफ ऑल पॉसिबल पार्टीशंस ऑफ एन इंटरवल, वो जो सुप्रीमम होगा ना लोअर सम्स का, सुप्रीमम ऑफ लोअर सम्स, इसको हम लोअर इंटीग्रल बोलेंगे। इसको हम इस तरह से भी डिनोट करते हैं कि ए के नीचे हम इस तरह से लगा देते हैं और ये हम इस तरह से कह देते हैं, तो इसको हम लोअर इंटीग्रल बोलेंगे। अब इसी तरह आप क्या करें कि सारी पार्टीशन के कोरस्पॉन्डिंग आप अपर सम बना लें, जैसे P1 के कोरस्पॉन्डिंग एक अपर सम कैलकुलेट किया कर लिया, U1 आ गया, U2 भी कोई नंबर होगा, U3 भी कोई नंबर होगा, इन सब को आपने एक सेट में लिख लिया, U1 U2 U3, जितने भी आप लिख सकते हैं, जितने भी पॉसिबल आप कैलकुलेट कर सकते हैं, उनमें से जो सबसे छोटा आंसर होगा असल में वो क्या होगा, वो एक अपर इंटीग्रल होगा उसी फंक्शन का। जाहिर है सबने रियल एनालिसिस को पढ़ा था तो उसमें आपने लोअर और अपर इंटीग्रल को यूज किया था। ठीक है, तो ये उनकी डेफिनेशन है। और ये जो ये सेट है ना, ये तमाम पार्टीशंस इस सेट में पड़ी हुई हैं ए बी की। ठीक है, तो लोअर इंटीग्रल अपर इंटीग्रल भी डिफाइन हो गया। अब जो लोअर इंटीग्रल है, क्योंकि ये भी कोई नंबर होगा और अपर इंटीग्रल भी कोई नंबर होगा, तो लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल जो है ना, इनमें ये रिलेशन है कि लोअर इंटीग्रल हमेशा अपर इंटीग्रल से लेस रहता है। असल में जो लोअर इंटीग्रल है ये भी कोई सम का ही आंसर है ना, जैसे ये कोई सम है, ये कोई सम है, L3 भी कोई सम है, L4 भी कोई सम है, सारे सम्स में से आपने सबसे बड़ा नंबर निकाल लिया है। तो जो इन सब में से नंबर निकलेगा, ठीक है, जैसे काफी लोग टेस्ट देंगे लेक्चरर का, ठीक है, तो उनमें से कोई जितने भी बंदे सिलेक्ट होंगे, चाहे अगर एक बंदा भी सिलेक्ट होता है तो वो भी तो मैथ का स्टूडेंट होगा। तो अगर इसमें से कोई आप लोअर सम सिलेक्ट करते हैं सुप्रीमम, तो वो भी असल में वो होगा तो लोअर इंटीग्रल, लेकिन होगा वो लोअर सम। ठीक है, तो लोअर सम मैंने आपको पहले भी बताया था कि लोअर सम हमेशा लेस और इक्वल टू रहता है अपर सम से। इसी तरह लोअर इंटीग्रल जो है ना,
ये वो लेस और इक्वल टू रहता है किसी भी अपर इंटीग्रल से, ये चीज हमेशा होल्ड करती है। ठीक है, इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तो अब डार्बोक्स इंटीग्रेबल कब होगा? कोई भी फंक्शन डार्बोक्स इंटीग्रेबल तब होता है जब लोअर इंटीग्रल की वैल्यू और अपर इंटीग्रल की वैल्यू इक्वल आ जाती है, जैसे ये ऊपर आपने थ्योरम पढ़ा है। इसमें दो ऑप्शन है ना, पहला ऑप्शन ये है कि एल एफ जो है, जो लोअर इंटीग्रल है वो इक्वल आ सकता है अपर इंटीग्रल के, और दूसरा ऑप्शन ये है कि जो लोअर इंटीग्रल है वो लेस रहेगा अपर इंटीग्रल से, क्योंकि लेस और इक्वल है। तो अगर पहली बात ट्रू हो जाती है ना, तो जो फंक्शन होगा ना, ये फंक्शन, इस फंक्शन को हम एक नया नाम दे देंगे कि ये फंक्शन अब डार्बोक्स इंटीग्रेबल हो गया। देखें, ये अगर इक्वल आ जाए तो डार्बोक्स इंटीग्रेबल है, अगर लेस आ जाए तो फिर वो कंडीशन को जो है ना सेटिस्फाई कर रहा होगा। अब कांस्टेंट फंक्शन पहले हमने पढ़ा था कि रीमान इंटीग्रेबल होता है, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये डार्बोक्स इंटीग्रेबल भी होता है। उसके बाद अगली जो एक जी वाली एग्जांपल है, स्टेप फंक्शन, यहाँ पे डार्बोक्स इंटीग्रेबल हो गया है। उसके बाद ये जो आइडेंटिटी फंक्शन है 0 1 पे, ये भी डार्बोक्स इंटीग्रेबल हो गया है। यहाँ पे एक नॉन इंटीग्रेबल फंक्शन है, नॉन इंटीग्रेबल फंक्शन वो कह रहा है कि 0 से 1 इसकी डोमेन है, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1 है जब वो रेशनल है। असल में ये ड्रिशले फंक्शन है ना, तो ड्रिशले फंक्शन हमने पढ़ा था, शायद ये नॉन कंटिन्यूस था शायद। आप इसको देखिएगा, अगर किसी स्टूडेंट को याद हो तो बता सकते हैं ये कंटिन्यूस होता है या नहीं। ये जो फंक्शन है ड्रिशले फंक्शन, ये कंटिन्यूस होता है या नहीं, सिर्फ इसका आंसर आपने देना है, शॉर्टी से देना है, जल्दी से बताएं। होता है, ठीक है, होता है, ठीक हो गया। अच्छा, तो ये कंटिन्यूस होता है, ठीक है, लेकिन ये इंटीग्रेबल नहीं होता, ये बात याद रखनी है, कंटिन्यूस होता है पर इंटीग्रेबल नहीं होता। इसी तरह जो है ना, इंटीग्रेबिलिटी क्राइटेरिया है, इसको करने की जरूरत नहीं है, हम आगे चलते हैं। ये देखें, अगर एक फंक्शन जो है इस क्लोज्ड इंटरवल पे या कंटिन्यूस हो या मोनोटोन हो, तो वो फिर डार्बोक्स इंटीग्रेबल होता है। एक सेकंड, जरा प्रीवियस एग्जांपल हम देख लें। ये मोनोटोन हो, बस अब और क्या पढ़ना है, बस ये खत्म होने वाला है। एक सेकंड, जरा मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि जो ये ड्रिशले फंक्शन है ये नॉन इंटीग्रेबल है, लेकिन ये कंटिन्यूस कैसे है, मैंने आपको पढ़ाया था, जरा इसको देखें तो सही। ये चैप्टर 5 में कौन से नंबर पे है? किसी स्टूडेंट ने कहा कि ये कंटिन्यूस नहीं होता। अब देखें ना, यहाँ मसला हो गया, अब कितने लोग कह रहे हैं कि कंटिन्यूस है, कितने और कुछ लोग कह रहे हैं कंटिन्यूस नहीं है, फिर ये मसला नहीं हो गया। अब मुझे देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं इन चीजों को जो है ना इतना याद नहीं रखता, मैं अपने माइंड से निकाल देता हूँ। देखें, कह रहे थे होता है, देखें ना, आप अपना नॉलेज देख लें। अब अभी पेपर आया भी नहीं और आप बोलना शुरू कर दिया आपने, अफसोस हो रहा है ना, फिर अपने आप पे अफसोस करें थोड़ा सा। आप कह रहे थे कि ये कंटिन्यूस होता है, पर ये तो कंटिन्यूस नहीं है, ये तो डिसकंटिन्यूस है,
और ये एक ऐसा फंक्शन है जो हर पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस है। देखें, नॉट कंटिन्यूस एट एनी पॉइंट ऑफ आर, किसी भी पॉइंट पे कंटिन्यूस नहीं है। एक स्टूडेंट ने मुझे सही कहा है कि ये जो है ना, ये नो वेयर कंटिन्यूस है ना, वही हो गया ना, कहीं भी कंटिन्यूस नहीं है। तो अब आप लोग मानते हैं कि ये कंटिन्यूस नहीं है? जल्दी से बताएं। ये बातें आनी चाहिए आपको, ठीक है। चले जी, हमें पता चल गया कि डिरिचले फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, डिरिचले फंक्शन जो है ये इंटीग्रेबल भी नहीं है। दो बातें आपको पता चल गई हैं, सही है। यहाँ पे एक छोटा सा थ्योरम है, इस स्टेटमेंट को देखें कि अगर फंक्शन कंटिन्यूस हो या मोनोटोन हो तो वो डार्बोक्स इंटीग्रेबल होता है, दैट्स इट। ये लास्ट पे एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, मेरा ख्याल है इसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा। एक फंक्शन अगर डार्बोक्स होगा तो वो रिमान भी होगा, अगर रिमान होगा तो डार्बोक्स भी होगा, इसमें इफ एंड ओनली। लिपशित कंडीशन चल रही थी माइंड में, सही है। तो लास्ट में हमने यही देखा है कि अगर एक फंक्शन डार्बोक्स इंटीग्रेबल हो तो वो रिमान इंटीग्रेबल भी होता है, और अगर एक फंक्शन रिमान इंटीग्रेबल हो तो वो डार्बोक्स इंटीग्रेबल भी होता है, इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है दोनों में। ठीक है, ये आगे ये वाला सेक्शन नहीं आपने करना। तो सेक्शन 7.4 करना है, 7.1 करना है, 7.2 करना है, ठीक है। ये सिम्पसन्स, ये जो सारे रूल्स है ना, ये हम न्यूमेरिकल एनालिसिस में देखेंगे। मैं वैसे इसको देख रहा हूँ कि कोई चीज रह ना जाए, सही है। चैप्टर 8 कल कल करें या आज करें? जरा मुझे अपनी राय बताएं। कल 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 कल, जैसे आप बोले। ज्यादा लोगों का वोट जो है ना वो कल पे है। स्टाइल सेटर्स आज कर लेते हैं। अच्छा, लोग कुछ कह रहे हैं कर लेते हैं, कुछ कह रहे हैं कल करते हैं। जैसे आपकी मर्जी। हम्म। मीटिंग का टाइम एंड हो रहा है, मैं आपको ग्रुप में बताता हूँ इसको करना है या नहीं, ठीक है। किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो पूछ सकता है आज की मीटिंग से रिलेटेड। अच्छा अच्छा, सर क्लोज्ड इंटरवल में इनफाइनाइट पार्टीशन क्यों होती हैं? चले जी, आपको इसका आंसर भी मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन आपका बहुत जबरदस्त है, ये एक आम क्वेश्चन है जो हर माइंड में आता है। देखे ना, आपको मैं एक इंटरवल देता हूँ 1 से 2, बार बार यही एग्जांपल जेन में आती है ना, क्योंकि ये एक छोटी एग्जांपल है। अब एक बंदा कहता है मैंने P1 पार्टीशन बनानी है, पार्टीशन की क्या बात है कि इसमें जो पॉइंट्स है ना, नंबर ऑफ पॉइंट्स वो कितने होने चाहिए फाइनाइट, नंबर ऑफ पॉइंट्स किसमें, पार्टीशन में। 1 आ गया, 1.1 आ गया, 1.2 आ गया, 2 आ गया, ठीक है। कितने पॉइंट्स है, 1 2 3 4, ये पहली पार्टीशन बन गई, बन गई ना। दूसरी पार्टीशन बना लेते हैं। 1 आ गया, 1.01 आ गया, 1.001 आ गया, सॉरी ये तो थोड़ा सा, ये 1.01 आ गया, 1.02 आ गया। इसमें ऑर्डर भी आपने फॉलो करना है कि जो पॉइंट पीछे लिखना है उससे छोटा पॉइंट आगे नहीं लिखना, बड़ा पॉइंट लिखना है। 1.2 आ गया, 1.21 आ गया, 1.22 आ गया, और फिर 2 आ गया, ये दूसरी पार्टीशन बन गई। अब तीसरी पार्टीशन बना लेते हैं, इसमें से पॉइंट चूज करने हैं। अब आप मुझे बताएं कि आप कितनी पार्टीशन बना सकते हैं इसकी।
जैसे ये मैंने चॉइसेस दी थी ना, इसके अलावा मैं कितनी बार सोच सकता हूँ, कितनी चॉइसेस सोच सकता हूँ, P3 बन जाएगी, P4 बन जाएगी, पार्टीशन बन जाएगी, P5 बन जाएगी, P6 एक पार्टीशन है ये बन जाएगी, P7 पार्टीशन बन जाएगी। तो इसका मतलब है कि मैं तो बनाता ही चला जाऊं पार्टीशन, सारी जिंदगी बैठ के पार्टीशन ही बनाते रहे, तो ये खत्म ही नहीं होनी 1 से 2 की पार्टीशन। तो ये तो खत्म ही नहीं ना होना। 1 और 3 के दरमियान भी इनफाइनाइट नंबर्स हैं, 1 और 2 के दरमियान भी कोई भी इंटरवल ले लें, चाहे आप ओपन ले लें चाहे आप क्लोज ले लें, 1 से 2 के दरमियान यहाँ पे भी 1 से 1.1 के दरमियान भी इनफाइनाइट नंबर्स हैं। कोई भी इंटरवल ले ले उसमें इनफाइनाइट नंबर्स आएंगे। बात नहीं समझ रहे? आप 1 से स्टार्ट करें, 1.001 तक चले जाएं, यहां से लेके यहां तक भी इनफाइनाइट नंबर्स हैं। ठीक है, और कोई क्वेश्चन किसी का? अभी 6 मिनट रहती है मीटिंग, कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन है? सर हम कहते हैं 1 to 10, 10 नंबर्स आते हैं, ये फाइनाइट ना हुआ, हम कब कहते हैं? हम तो कहते ही नहीं ऐसे, मैं तो कहता ही नहीं। 1 to 10, 10 नंबर्स कब आते हैं? हाँ एक बात है, 1 से 10, ये जो इंटरवल है ना, इसकी लेंथ अगर आप कैलकुलेट करें तो वो 10 - 1 क्या आती है, 9। मतलब इंटरवल की लेंथ 9 है। ठीक है, लेंथ का ये मतलब नहीं कि इसके दरमियान में 9 पॉइंट्स हैं, ये मतलब नहीं है। लेंथ का मतलब है इसकी लंबाई कितनी है इस इंटरवल की। ठीक है, पार्ट्स तो आप इसके इनफाइनाइट कर सकते हैं ना, ये 1 से 10 तक है, आप इसके छोटे छोटे पार्ट्स करते जाएं, आप इसके इनफाइनाइट पॉइंट पार्ट्स कर लेंगे, तो उसका यही मतलब है, ये अनकाउंटेबल है। पर सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 11 फाइनाइट या इनफाइनाइट? लेस देन 11, देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखें मैंने कॉमास यूज की, कॉमास यूज करने का मकसद ये होता है, और ये जो ब्रैकेट आपको साइड पे नजर आ रही है ये सेट की ब्रैकेट होती है, तो इसमें पॉइंट सीधे सीधे आप काउंट कर सकते हैं, 10 नंबर है इसमें, ये फाइनाइट है। 2 3 मिनट में रिपीट कर दे, क्या पढ़ाया है? मैंने क्या पढ़ाया है? मैंने सबसे पहले नंबर पे मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, पहले मैंने पार्टीशन पढ़ाया है, पार्टीशन के बाद टैग्ड पार्टीशन पढ़ाया है। ठीक है, टैग्ड पार्टीशन के बाद हमने क्या किया, रिमान सम हमने डिफाइन किया। उसके बाद हमने रिमान इंटीग्रल डिफाइन किया। उसके बाद एग्जाम्पल्स को देखा और थ्योरम्स को देखा। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट सेक्शन पे चले गए। नेक्स्ट सेक्शन में भी हमने जो है ना कुछ थ्योरम्स को देखा, काशे क्राइटेरियन देखा, काशे क्राइटेरियन देखा रीमान का। ठीक है, उसके बाद हम अगले सेक्शन पे आगे 7.4 पे। ये सारा काम यहाँ तक हमने किया 7.1 में, फिर ये 7.2 में, और फिर 7.3 हमने छोड़ दिया। 7.4 में हमने डार बॉक्स सम्स जो है ना वो डिफाइन किए, लोअर सम और अपर सम। उसके बाद डार बॉक्स इंटीग्रेबल पढ़ा, और लास्ट पे 2 3 थ्योरम हमने देखे। ये इसमें जो है ना, क्या नाम है, इस चैप्टर का सारी समरी है, इतनी सी थोड़ी सी चीजें हैं इसमें।
अगर आप इस तरतीब से इसको याद करें तो ये तो कुछ भी नहीं है आपके लिए। इंसान का जो दिमाग है उसमें बहुत ज्यादा मेमोरी होती है। ये तो कुछ केबीज आपने, कुछ बाइट्स आपने पढ़ी हैं, केबीज भी नहीं, किलो बाइट्स भी नहीं, सिर्फ बाइट्स। तो आपका जो माइंड है वो तो टेराबाइट्स और गीगाबाइट्स और ज़ेटाबाइट्स में चला जाता है। ठीक है? और कोई क्वेश्चन हो किसी का? 2 मिनट रह गए हैं, कोई काम की बात पूछ लें। बस जो है ना, 1 दिन हमारा और लगेगा और ये रियल एनालिसिस खत्म कर देंगे। कल के लेक्चर में हम इसको फुल कंप्लीट कर देंगे। डार बॉक्स में जो है ना, डार बॉक्स में जस्ट जो हमने टैग्स निकाले हैं ना, वो या तो बड़ा पॉइंट लेना या छोटा पॉइंट। जब फंक्शन के छोटे पॉइंट्स लेंगे तो वो लोअर डार बॉक्स सम हो जाएगा, और अगर फंक्शन के बड़े पॉइंट्स लेंगे कर्व के ऊपर, आप, मैं वीडियो जब अपलोड करूंगा ना, आप देखिएगा कैलकुलेशन करते हुए, तो वो फिर अपर डार बॉक्स सम होगा। असली काम वही है, रिमान सम वाला ही कर रहे हैं, लेकिन जस्ट उसमें सिलेक्शन हम कर रहे हैं। और कल का लेक्चर मैं कोशिश करूंगा कि ईशा के बाद ही हो। क्लास लेट होने की ना कुछ वजूहात होती हैं। मैं कहीं बाहर गया होता हूँ, बिजी होता हूँ, फैमिली फैमिली के काम होते हैं थोड़े से, तो वो फिर इंसान फ्री होके तो फिर ही पढ़ाए, तो फिर सही पढ़ाया जाता है, वरना अपसेट रहता है माइंड। क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं? लोअर और अपर के अलावा टैग पॉइंट ले सकते हैं। लोअर और अपर के अलावा अपनी मर्जी से जब टैग पॉइंट लेते हैं ना, तो वो रिमान सम होता है। और जब लोअर और अपर को डिसाइड करके लेते हैं तो फिर वो डार्क बॉक्स में चला जाता है। ठीक है? ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको याद रखना है आपने। या इस टाइम है? क्या इस टाइम है? टाइम वैसे खत्म हो गया लेक्चर का, अभी मीटिंग खुद ही एंड हो जाएगी। मैं थोड़ी देर तक लेक्चर्स अपलोड कर दूंगा, आप इसको 2-3 बार देखिएगा, आपको समझ आ जाएगी। हाँ, ये टाइम ठीक है।